जय हिंद फ्रेंड। तो टुडे आज हम देखेंगे कि यूनिट 1 से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के जितने भी हमारे दो दो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उसको हम आज खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 का पहला यूनिट का नाम क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारे जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जैसे कई सारे देश हैं तो उनके अलग अलग संविधान है। तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान एक कुछ नहीं बस एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें कई सारे रूल्स डिसाइड होते हैं, जिसमें आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्म, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें सब कुछ डिस्क्राइब हो, जिसमें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसमें डिस्क्राइब हो। ओवरऑल क्या हम कहेंगे, जो कंट्री को कैसे रन करना है, द कंट्री शुड बी गवर्न एंड कैसे इस कंट्री को उसको गवर्न करेंगे, कैसे रूल और रेगुलेशन, कैसे पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे आप देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से बाद हाई कोर्ट कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सभी चीज जो मेंशन होता है किसी एक मूल के आधार पर जो हमारा कंट्री गवर्न कर रहा है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूलिज्म। कॉन्स्टिट्यूलिज्म मतलब क्या होता है? इज्म लास्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी जो टर्म है, जैसे फंडामेंटल राइट है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, यहाँ पे लिखा है ना लिबर्टी है, फ्रीडम है, कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट जो है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ऊपर आप देखें कैसे सेट ऑफ रूल, और लिज्म इट मीन आइडियोलॉजी। इज्म जहां भी लगे इज्म आइडियोलॉजी। आइडिया क्या दिखे यहाँ पे लिखा ना, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आइडिया क्या क्या है इसमें दिखे, लिखा है फ्रीडम, लिबर्टी, ये सभी चीज इसमें आ जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया किसे बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सोवेरन। सोवेरन बॉडी मतलब क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता इसका मतलब कि रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन, सिटीजन, और कह सकते हैं एक प्रकार का सेकुलर भी वर्ड है इसका, रिस्पेक्ट, सोवरेन। हमारा जो भी जितने भी रूल एंड रेगुलेशन लाए जाएंगे कैसा होगा? सभी का अधिकार होगा, सभी वो मताधिकार होगा, सभी का उस पे क्या होता है? मेजोरिटी होगा, तभी ये रूल हमारा लाया जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान को क्या होता है? सर्वधर्म संभव, इसीलिए सोवरेन बॉडी है। विच फॉर्म टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप देखेंगे कि बाबा साहब जैसे किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो ड्राफ्ट पहले पास किए थे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट? ये आप जैसा कि देखते हैं कि प्रियम्बल, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें दिया रहता है नीचे कि 9 दिसंबर 1946 को पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ था। मतलब कि उससे मीटिंग रिगार्डिंग हुआ था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म होगा, ये सब कैसे बनेगा। और फिर उसके बाद देखेंगे प्रियम्बल में 26 नवंबर 1949 जो लिखा रहता है डेट, उस दिन वो पब्लिश हुआ था प्रियम्बल भी। तो ठीक वैसे ही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहले जिस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला मीटिंग कब हुआ था? 1946 में, 9 दिसंबर, डेट याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है? व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वो असेंबली जो बना था उसका मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन क्या है? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। मीटिंग क्यों रखा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, टू फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑन व्हाट ग्राउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिटिसाइज? क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? जैसे कि लोग उसका विलोचना करते हैं, मतलब उस पर आरोप लगाते हैं। तो क्या क्या आरोप लगाते हैं देखते हैं। पहला, नॉट अ पॉपुलर बॉडी, मतलब वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कोई इतना प्रसिद्ध नहीं है। नॉट अ सोवरेन बॉडी, मतलब संप्रभुता को फॉलो नहीं कर रहा। संप्रभुता मतलब कि कुछ लोग, हमारा संप्रभुता का मीनिंग क्या होता है? सभी का उस पर राय हो, मत हो। तो ये वो लोग अधिकतर क्रिटिसाइज वाले लोग क्या बोलते हैं कि ये सोवरेन बॉडी है ही नहीं। टाइम कंज्यूमिंग, कैसे हमारा 2 साल लग गया, 2 साल कितने बोलते हैं, 11 महीने 18 दिन, कुछ टाइम लग गया था, कितना लंबा टाइम लगा था इसे बनाने के लिए। और डोमिनेट बाय कांग्रेस, बोल देखते नहीं है कि ये कांग्रेस द्वारा डोमिनेट मतलब होता है। इसका मतलब क्या है कि उस समय जैसे सरकार क्या था, उस समय सरकार आईएनसी का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का था। तो वो कैसे डोमिनेट, केवल उन्हीं के आधार पर जो रूल और रेगुलेशन बना सब उन्हीं के आधार पर बना। फिर उसके बाद क्या है? डोमिनेट बाय वन कम्युनिटी, कोई एक कम्युनिटी, जैसे वो कहते नहीं कि ये हिंदू के बेसिस बना, ये मुसलमान के बेसिस बना, तो वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदू के बेसिस बना। फिर डोमिनेट बाय लॉयर, मतलब कि केवल इसे लॉयर ही वर्ड जो उसमें यूज किया गया है वो बहुत कठिन कठिन है, केवल लॉयर ही समझ पाएंगे, ये सब है।
अब इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? कोई भी प्रकार का फिलोसफी, जैसे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका मूल रूप क्या है, उसका एक निचोड़ क्या है, वो चीज उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसके कौन लाया था इसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए थे। इसीलिए यहाँ पे दिया प्रोवाइडेड फिलोसफी, उसके पीछे का क्या मत है, उसका क्या फिलोसफी है, उसका क्या आइडियोलॉजी है, वो चीज इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय होम? जैसे क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि उसको बनाया, वो पास किए थे किसके द्वारा, मतलब कि वो लाए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्हाट वाज द रोल ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या रोल है? वो प्रिपेयर करता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने रूल रेगुलेशन आर्टिकल डीपीएसपी फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी जितने भी चीज सब इसी में आएंगे। आपके रूल और उन्हीं का रोल है ड्राफ्टिंग कमेटी का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मेंबर है। पहले चेयरमैन कौन था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा कौन है? एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सब्दुल्ला थे। और बीएल मित्तर कब किसको रिप्लेस किए थे? एन माधव राव को। फिर एक थे डीपी खेतन। वो क्या वो कब आए थे? जब वो 1948 में उनका निधन हो गया था। किसका? टीटी कृष्णमाचारी का। तो ये आपको नेम याद रखना होगा 1 से 7 तक। कैसे हमारा जो चेयरमैन है, फिर उनको कैसे रिप्लेस हुआ, डॉक्टर एम राघव राव और टीटी कृष्णमाचारी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बिकम इनटू फोर्स। ये डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार और केम इनटू फोर्स, मतलब आ गया था। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल को हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। जैसे आप देखेंगे कोई बुक का इंट्रोडक्टिव पार्ट देता है, स्टार जैसे बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टार है, उसको कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट फिलोसफी, उसका फिलोसफी और ये ऑब्जेक्टिव बताता है, उसे हम कहते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब कौन लिखा था? ये कौन हु हैज द रिटन प्रियम्बल ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब लाए थे वहां पे डेट याद करिए, कब था डेट हमारा? यहाँ पे आपको ऊपर वाले दिखाए थे 13 दिसंबर 1946, यहाँ पे रहा डेट, देखिए 13 दिसंबर 1946 को उस समय लाए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब इसके प्रियम्बल के कुछ कुछ की वर्ड है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये आप समझिए, वी द पीपल मतलब हम लोग, जनता, जनता जनार्दन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वी द पीपल ऑफ इंडिया। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ये इसका इस वी द पीपल ऑफ इंडिया बहुत सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। फिर उसके बाद आता है सोवेरन, संप्रभुता, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब कि यहाँ पे फॉर द पीपल, बाय द पीपल होना चाहिए, ऑफ द पीपल होना चाहिए। रिपब्लिक, आजादी, गणतंत्र, सबका, ये सब वर्ड यूज किया गया है प्रियम्बल में हमारे। अब देखते हैं फिर यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन है? फंडामेंटल राइट किसे कहेंगे? आपका मानव का अधिकार, बेसिक मूल रूप अधिकार क्या होता है, सभी सिटीजन के लिए क्या अधिकार है, उसे हम कहेंगे फंडामेंटल राइट। अब इसे हम क्यों फंडामेंटल राइट कहेंगे? क्योंकि इसके 2 रीजन है। देखते हैं अब कौन से 2 रीजन है। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर गारंटी देम। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो गारंटी देता है कि आपको ये मूल रूप मिलना ही चाहिए ये। और दे आर जस्टिसेबल मतलब कि ये सबके लिए जस्टिस, मतलब सभी के लिए न्यायपूर्ण होगा, ये इसलिए लाया गया था फंडामेंटल राइट। और 6 फंडामेंटल राइट है। पहला, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, सभी को आजादी का अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट के, किसी को हम जैसे एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी धर्मों को आप अपना आजादी है धर्मों का, जिस धर्म को आपको पालन करना है, कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और एजुकेशन लेने का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका मतलब होता है जितने भी ये सब को पालन करने के लिए, ये सब का अधिकार देने के लिए, इसको देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लाया गया था, इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है आपका। अब डीपीएसपी किसे कहते हैं? डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल होता है, नॉन जस्टिसेबल विच आर मेंट इन माइंड बाय स्टेट। जो स्टेट को रखते हुए हम क्या फॉर्मुलेट, कोई भी रूल या रेगुलेशन स्टेट को रखते हुए जो भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं, टर्म एंड कंडीशन, वो डीपीएसपी के अंदर आता है।
अब इसके बाद क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है। पहला, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटर क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को फॉलो करवाता है। एग्जीक्यूट द रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वही ऊपर वाला जो मैंने मीनिंग बोला। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को सीक्रेट करने के लिए लीडरशिप कौन होता है, पार्लियामेंट, ये द मीनिंग है। बाइकैमरलिज्म, एक राज्यसभा एक लोकसभा होता है, आरजे और लोकसभा, आप जानते होंगे। नो फिक्स ऑफ टेन्योर, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है इसका, पार्लियामेंट्री कितने कब तक रहेगा, ये सब है हमारा फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इसकी क्या क्या मेरिट है। पहला, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हम लोग को पहुंचेगा ही नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन। प्रिवेंट ऑथोरिटेरिज्म, ऑथोरिटेरिज्म मतलब होता है कोई भी ऑथराइज पर्सन को प्रिवेंट, जैसे कोई की ऐसे नहीं कि सिमिलरली जैसे कोई भी होता है कि क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा रूल एंड रेगुलेशन जो भी लाया जाता है वो ऑथराइज पर्सन से पास होकर लाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कोई भी रूल एंड एक्ट लाया जाता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। रिप्रेजेंट इन डाइवर्स ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, व्हाट डीमेरिट इसके क्या है, नो सेपरेशन ऑफ पावर, कोई इस पावर का सेपरेशन ही नहीं है। अनक्वालिफाइड लेजिस्लेशन, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ वर्ड जैसे गांधीयन फिलोसफी है ये सब लग गया कि क्वालिफाइड नहीं, लोग कहते हैं कि अनक्वालिफाइड है। इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कोई है ही नहीं। फेलियर टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एट अ सर्टेन ऑफ टाइम, तुरंत एंड द स्पॉट, टाइम डिसीजन लेने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी में पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व कर देती है। कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी, अधिकतर देखते हैं आईएएस पीसीएस इन्हीं के द्वारा अधिकतर कंट्रोल किया जा रहा है। अब फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं ये देखते हैं। द स्टेट विच है, जैसे देखिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल जिसमें है और स्टेट है दोनों, जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट उसे हम कहेंगे फेडरल, बस सिंपल बात। अब उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया का क्या सेंट्रल और स्टेट लेवल पे है। सेंट्रल स्टेट वही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोग ऊपर पहले रखता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब न्यायपालिका पे कोई किसी का प्रकार का दबाव नहीं होता है। आर्टिकल 368 क्या होता है, जिसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाएं उसे हम कहेंगे आर्टिकल 368, जो कि पार्ट 20 में इंक्लूड है। इसका इसमें क्या होता है कि कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखते हुए कि हमारा जो मूल रूप कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रियम्बल बताता है, सार है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड, तीन प्रकार है। पहला क्या, सिंपल मेजोरिटी, कोई भी स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी एक होता है, मेजोरिटी होता है किस पे, हाफ ऑफ द स्टेट, जब उसके पक्ष में हो। अब इमरजेंसी हमारे प्रोविजन क्या, इमरजेंसी ये तीन प्रकार के, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 352 में आता है, ये 356 में आता है और ये 360 में आता है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जो ट्रांसफेरेंस द पावर टू द लोअर रंग्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब कोई भी ऐसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसे कहते हैं, जैसे कोई देखते हैं अपने गांव विलेज एरिया में कोई सिंपल लेवल पे एक छोटे स्तर पे जो रूल और रेगुलेशन करे उसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब व्हाट आर द पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी, पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी एक जेनरिक टर्म है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इसमें क्या होता है, 3 टायर सिस्टम इंक्लूड होता है। एक पहला क्या होता है, सिटी लेवल पे, फिर पहले आपका सिटी लेवल पे होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर उसके बाद आपका विलेज लेवल पे होता है। ये 3 टायर सिस्टम है, लोअर, इंटरमीडिएट एंड अपर लेवल। तो दोस्तों हम चलते हैं सेकंड यूनिट ऑन द स्पॉट खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। सेकंड यूनिट है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या है, लिस्ट पावर ऑफ द लिस्ट द पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास कितने पावर है, लेजिस्लेटर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसे उस लॉ को फॉलो करवाता है, फाइनेंशियल जितने भी हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के उसको वो क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, जुडिशरी पावर न्यायपालिका न्याय करने के लिए, इलेक्टोरल पावर एंड मिसलेनियस पावर, डिफरेंट डिफरेंट पावर है कि मिसलेनियस पावर में जैसे राज्यों का नियम को भी चेंज हो जाता है, ये सब पावर इन्हीं के पास है। लिस्ट द पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग में क्या रोल होता है कि कोई भी लॉ बनाना, रिजेक्ट करना, यहाँ पे लिखा ना रिजेक्ट और चेंज, उसमें अमेंड करने के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट का रोल होता है। अब ये पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाता है, यहाँ पर देखते हैं सिंपल, पहले हमारा बिल होता है, फिर उसको एक्ट बन जाता है। तो हमारा अब बिल से एक्ट कैसे बनता है, ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के मेंबर उस पर ज्यादा लोग उसके लिए राय है, मतलब सहमत है, फिर वो प्रेसिडेंट को पास होता है,
फिर वो प्रेसिडेंट से पास होने के बाद एक्ट बन जाता है। तो मतलब बिल से एक्ट बनने का सफर को, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बिल बिकम द लॉ आफ्टर द पासेस बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तब उसे हम कहेंगे पार्लियामेंट से पास हो गया। कैसे पास हुआ, अब इसके बाद देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय राज्यसभा। राज्यसभा से आप क्या समझते हैं? राज्यसभा एक अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट है, बस सिंपल याद करिएगा, और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250 मेंबर है। 250 मेंबर राज्यसभा के हैं, उसमें से 238 मेंबर क्या होते हैं? राज्यों के होते हैं, और 238 उसमें आपके राज्यों के होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लिटरेचर, ऑन द पोएट्री, आर्टिस्ट, लिटरेचर, ये सब पे डिपेंड करता है। अब कौन चेयर करता है? चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद कर लीजिएगा। लोकसभा किसे कहते हैं? लोकसभा मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है? हाउस ऑफ द पीपल इसे बोलते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसके बेसिस पे, एडल्ट सफ्रेज। अब देखते हैं क्या है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 552 है। 552 लोकसभा का स्ट्रेंथ है, उसमें 530 जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 20 यूनियन टेरिटरी के, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब हु चेयर्स द लोकसभा? स्पीकर्स होता है, वो चेयर्स करता है लोकसभा का। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसा कि आप सिंपली जानते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्री होता है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। कब? जब जिस पार्टी का वो विनिंग होता है, तब हम उसको अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसे नॉमिनेट कर देते हैं कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। व्हाट आर द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या? लीडर ऑफ द कंट्री। यस। पोर्टफोलियो क्या होता है? मतलब कि डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री को एक कलेक्शन होता है जो कंट्रोल करता है पोर्टफोलियो एलोकेशन। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लिंक करते हैं किसके बीच में? प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट के। हेल्ड ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नीति आयोग जानते होंगे आप, नीति आयोग उससे होते हैं। चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। अब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी? जुडिशरी कुछ नहीं है, एक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो इंटरप्रेट करे, जहां पे लॉ या सेटल डिस्प्यूट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सभी पीपल तक पहुंचे, ऑल द सिटीजन, इसे कहेंगे जुडिशरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी? फंक्शन क्या है इसका? जस्टिस, सभी को न्याय मिलना चाहिए, इंटरप्रेट लॉ और रूल रेगुलेशन का फॉलो करना चाहिए। इस लॉ को बनाने के लिए उसका रोल होना चाहिए प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन के जो 6 राइट है उन्हें फॉलो कराने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट एक हमारा फेडरल कोर्ट है, ये हाईएस्ट सबसे उच्च स्तर कोर्ट है, और इसका जो कि गारंट करता है कि हमारा फंडामेंटल राइट हार्म न हो। सिटीजन एंड गार्जियन, हमारा गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद करिएगा इसे हम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? ये देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? अंडरस्टैंड अ फोरम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। जो भी जितने भी जुडिशियल रिव्यू मतलब किस पे बेसिस होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट पे बेसिस होते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन जज के द्वारा रिव्यू किया जाता है। अब पीआईएल क्या होते हैं? पीआईएल आपका ऐसा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जैसे आप कोई भी प्रोटेस्ट देखेंगे, जैसे अन्ना हजारे थे तो अन्ना हजारे जी क्या करप्शन के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ठीक उसी में आता है पब्लिक पीआईएल में। अब इसको क्यों यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कंसिडर्ड पीआईएल इन पब्लिक इंटरेस्ट? इट रिफर टू लीगल प्रैक्टिस अंडरटेक हेल्प इकोनॉमिक वीक एंड मार्जिनलाइज पर्सन। जैसे कोई भी लॉ या स्कीम आता है तो उस पर क्या होता है? हमारा सहमति नहीं होता है, समझते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है, तो वो किसके अंदर आता है? फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। अब एम क्या होता है पीआईएल का? ये देखते हैं। पीआईएल क्या होता है? कॉमन पीपल के लिए एसेस क्या रहता है? टू ऑब्टेन लीगल एड्रेस। जैसे कि हम कोई भी उसमें री एड्रेस, जैसे कोई भी लॉ आया, फॉर्म बिल आया, तो उसको री कराने के लिए, देखने के लिए कि हमारे लिए प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर एम, हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है तो उसको चेंजेस करने के लिए। अब यहाँ पे हु कैन फाइल द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? कौन फाइल कर सकता है? कोई भी पर्सन कर सकता है, जनरली कोई भी सिटीजन कर सकता है, जो कि एक लीडर उसे कोई चूज करे और उसे कह दे आप जाइए, आप इसके लिए फाइल दर्ज कर दीजिए। तो पिटिशनर नीड नॉट बी एग्रीव पर्सन इवन ऑन ऑर्गेनाइजेशन और पीआईएल, उस पर कोई भी कर सकता है। अब इज पीआईएल रिट? अब पहले रीट देखते हैं। रीट क्या होता है? कोई भी रिटन कमांड गिवन बाय द कोर्ट, कोई भी कोर्ट होता है जो कमांड देता है उसे हम बोलते हैं रीट। इट कैन बी इन्फोर्स एक्शन, स्टॉपिंग एक्शन फ्रॉम हैपनिंग, मतलब ये इन्फोर्स कर सकता है कि स्टॉप रोकने का, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? फिर भी हमारा एक प्रकार का रिट है विथ वन स्पेसिफिकेशन दैट मैटर रिलेटेड टू जनरल विल, ये याद रखेंगे, जनरल लेवल पे जो बात करें इसे कहेंगे। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे कोई भी, जैसे कि क्या आप देखते होंगे कि जैसे एक्टिव, कोई भी एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी क्या है इसमें एक्टिव रोल ले रही है कि अगर हमारा सिटीजन का राइट हार्म होगा वो तुरंत एट स्पॉट ऑफ टाइम वो एक्शन लेगी, उसे कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म।
अब क्या डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट में? बोथ आर अपोजिंग कॉन्सेप्ट, दोनों अपोजिट कॉन्सेप्ट। वाइल जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ऑन द स्पॉट ऑफ टॉक अबाउट द कोर्ट टेकिंग इट प्रोएक्टिव इंश्योरिंग प्रोटेक्टिंग सिटीजन राइट, एंड जो हमारे सिटीजन के राइट को तुरंत प्रोटेक्ट करे, एक्टिव रहे। लेकिन जुडिशियल क्या होता है, वो रिस्ट्रेंट क्या होता है, वो लिमिट करती है, हमारे पीपल को बताती है आपका पावर इतना तक लिमिट है, उसे हम कहेंगे जुडिशियल रिस्ट्रेंट। अब लोकपाल क्या है? लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी है जो कि देखता है, उससे हम एक नाम और याद करते हैं, ओम बट्समैन इसे कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे करप्शन ना हो, ये जितने भी एट ए नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे। अब लोकपाल क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है। लोकपाल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, जो कि हमारे ये अमेंडमेंट 368 अमेंडमेंट बिल के बाद हमारा ये क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया था। लोकपाल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वी डिफीटेड इन द हाउस। अब ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकपाल क्या है कि ज्यूरिडिक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मिनिस्टर भी इंक्लूड होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भी होते हैं, और कई सारे ऑफिसर और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट इंक्लूड होते हैं इसमें। अब लोका आयुक्त क्या होता है? लोका आयुक्त भी एक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन राज्य में, मतलब कि भारत में। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ स्टेट सीएम होता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है। ये सेम पार्लियामेंट्री के पैटर्न ही जैसा है, जो कि स्टेट यहाँ पे बस स्टेट लगा है, इसलिए स्टेट के जितने भी मेंबर है एट हायर लेवल उन्हें इसमें इंक्लूड होता है। अब गवर्नर कौन है? गवर्नर कोई भी एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। ही फॉर्म इंपॉर्टेंट स्टेट लेजिस्लेचर वेयर द एक्ट, कोई भी जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड का काम करता है। गवर्नर क्या होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड का स्टेट होता है। इस समय करंटली हाईकोर्ट 25 हाईकोर्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 का बेसिक इंफॉर्मेशन एंड लीगल सिस्टम। इसमें क्या है? अब जैसे कि टर्म आप लॉ जानते होंगे, बहुत इजी है कि लॉ जो टर्म है वो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैटिन वर्ड से ट्यूटोनिक फ्रेज, लैटिन वर्ड से लिया गया लैग, इसका मतलब स्पेसिफिक। अब लॉ का मतलब क्या होता है? कोई भी सिस्टम, कोई भी पार्टिकुलर कंट्री अपने जो सिस्टम को रन करने के लिए, कोई भी सिस्टम को रन करने के लिए पार्टिकुलर कंट्री रूल और रेगुलेशन को रिकॉग्नाइज करे और उसके लिए लॉ मेकर बनाए, मतलब कोई भी एक टर्म एंड कंडीशन बनाए उसे फॉलो करने के लिए। अब आगे देखते हैं, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ लॉ। लॉ के मेजर फंक्शन क्या है कि जस्टिस, सभी को न्याय मिलना चाहिए, इक्वलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, समानता और एक प्रकार का सभी को अधिकार मिलना चाहिए, टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी, मतलब यहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को सब लोग फॉलो कर ले, सोशली उसे कंट्रोल, डिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो उसे कंट्रोल करने के लिए। अब सोर्स ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है? मतलब ओरिजिन, लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, जो कि गवर्नमेंट को टेरिटरी, मतलब गवर्नमेंट के अंदर के टेरिटरी के अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है उसे हम सोर्स ऑफ लॉ कहते हैं। अब व्हाट इज द कोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कोर्ट स्ट्रक्चर आप जानते हैं, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसे बोलते हैं? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उससे बोलते हैं जैसे कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट फॉर्म में जो लॉ पास होता है पार्लियामेंट्री बॉडी आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ सो मेनी पीपल इन द पार्लियामेंट, देन वो हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसे कहते हैं। अब कॉमन लॉ किसे कहते हैं? कॉमन लॉ कोई भी जैसे जुडिशियल के डिसीजन पे, जैसे कोई भी जैसे मतलब कि स्टेच्यू के बिना ही जैसे कोई भी बॉडी या लॉ उसे पास करे तो उसे हम बोलते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब जनरली पास हो जाता है किसी डिमांड के ऊपर, जैसे कोई भी डिमांड जैसे होता है, जैसे आप देखते होंगे किसी विलेज के अंदर कुछ डिमांड है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन करवा तो पास हो जाता है। यस, कॉमन लॉ इज अप्लीकेबल इन इंडिया। अब क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक्सप्लेन करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होते हैं? दो प्रकार के आते हैं कोर्ट, एक सिविल आते हैं, क्रिमिनल आते हैं। क्रिमिनल में जितने भी आपके मर्डर केस ये सब होते हैं, और सिविल में जितने भी डाइवोर्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, ये सब होते हैं। दिस कोर्ट एडमिनिस्टर जस्टिस इन, इसकी मतलब ये किसके अंडर में होता है? हाई कोर्ट के अंडर में होता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंज्यूमर फोरम कितना है? 20 लाख या उससे कम हो सकता है, जैसे उसको रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए कॉस्ट या कंपनसेशन जैसे कुछ कोई होता है तो वो कंज्यूमर तो वो 20 लाख तक है आपका। अब ट्राइब्यूनल क्या होता है? ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है। क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, क्यों लाया गया था? क्योंकि हमारे जो हमारे केसेस है ज्यादा हो गए, पेंडेंसी ऑफ द केसेस यहाँ पे लिखा है ना, केस ज्यादा बढ़ गए, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको लोड हटाने के लिए ट्राइब्यूनल, एक छोटे छोटे स्तर पे अपना ट्राइब्यूनल की वो मामला आपस में ही समझ जाए, इसलिए ट्राइब्यूनल लाया गया था। अब हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है और सेकंड हाईएस्ट कोर्ट है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, सेम थिंग। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया है, ये फाइनल अपील यहीं से पास होता है, और जो इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, हेड होते हैं, और चीफ जज ऑफ कितने? मैक्सिमम 34 जज मैक्सिमम हो सकते हैं। इस समय आपका जो है 27 जज है।
अब वो एब्रिट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे कोई भी आप देखते हैं डिस्प्यूट, या जैसे भी कोई एक प्राइवेट अरेंजमेंट, जैसे कोई भी एक देखते हैं कि कुछ चीजें करने के लिए, जैसे अन्य हजारे जैसे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे करप्शन के लिए, वो तो क्या बनाए थे, एक प्राइवेट अरेंजमेंट ग्रुप का पीपल का बनाए थे जो एंटी करप्शन के लिए वो फॉलो करवा रहे थे बस। अब आर्बिट्रेशन मतलब एक तरीके से समझे प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट आपका डोमेस्टिक भी हो सकता है, प्रोटेस्ट हायर लेवल पे फॉरेन भी हो सकता है, एडवोकेट मतलब कि इधर उधर के नॉर्मल बातों को लेके हो सकता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो सकता है, स्टैट्यूटरी लेवल पे हो सकता है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को भी लेके हो सकता है। अब देखते हैं आगे। आर्बिट्रेटर किसे कहते हैं, जैसे कोई भी आप प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें आप किसी एक को लीडर मानते हैं कि ये क्वालिफाइड एक्सपर्ट है इसमें, इसलिए उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट क्या होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में क्या गया था कि आप जो आर्बिट्रेशन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक कर सकते हैं, जो आर्टिकल 9 फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इसीलिए लाया गया था। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्या आप समझते हैं, जैसे कोई भी सरकार एक अपना टेंडर पास करती है, उसमें जैसे कि कोई भी लॉ, जैसे हमको कोई भी जैसे मान लीजिए रोड वोड ये कुछ बनाना है तो उसमें पास करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि इसलिए इंडिया कॉन्ट्रैक्ट लॉ लाया गया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पास करने के लिए 1872 में। अब इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस। जैसे कोई भी हम उसमें प्रपोजल, जैसे कोई भी उसको ऑफर किए स्कीम, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस देखेंगे, ये कंसिडरेशन में हमारे आ रहा है, कैपेसिटी कितने इनकम में आ रहा है, कंसेस सभी का उसपे और ये अनलॉफुल, जैसे लॉफुल ही जाएगा, अनलॉफुल एग्रीमेंट पहले से करा लेंगे कि ये कहीं ना हमारे लॉ के विरुद्ध न जाए, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे, डिस्चार्ज डैमेज कुछ भी होगा तो ये सभी चीज इसी में देखा जाएगा। अब टॉर्ट का मतलब क्या होता है, टॉर्ट का मतलब होता है कोई भी सिविल रॉन्ग थिंग एक्टिविटी, जैसे कोई भी आपका कोई भी एक्सीडेंटल या इंटेंशनल हार्म हुआ, इंजरी हार्म हुआ, ये तो सभी केसेस इसमें आते हैं, सिविल रेमेडीज, जैसे डैमेज वैमेज ये सब जितने भी होते हैं उसे हम बोलते हैं टॉर्ट। जैसे कोई देखते हैं LIC जैसे कोई कराया, जैसे मान लीजिए आपका बिल्डिंग है वो जल गया तो वो टॉर्ट के अंदर रॉन्गफुल एक्टिविटी की वजह हो गया, तो इसलिए हम इसे टॉर्ट बोलेंगे। अब लेबर लॉ क्या होता है, कोई भी रिलेशन जो मेंटेन करे हमारे वर्कर, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं ट्रेड लेबर लॉ। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फोर्थ यूनिट देखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लॉ एंड रेगुलेशन टू इन्फॉर्मेशन RTI। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज क्रिएट किए, इंटेंजिबल क्रिएशन, जैसे कोई भी एक चीज आप इनोवेटिव आइडिया, जैसे स्टार्टअप एक अच्छा किए तो उसे बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपका खुद का आपके इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है वो हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्टेन राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि जो डिफाइन करे वो लॉफुल पीपल टू ओवर क्रिएशन ऑफ माइंड, की जो आपका जो आप दिए हैं, कि जो भी आप जैसे कोई भी न्यू इन्वेंशन दिए वो आपके द्वारा दिया गया, आपके माइंड द्वारा दिया गया, ये बताता है। अब ये दो प्रकार के यहाँ पे कैटेगराइज किए गए, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कॉपीराइट लेवल पे, टू IP जो आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो लेवल पे। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट क्या, जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, जेनरिक और पेटेंट होता है। पेटेंट क्या होता है, जो एक्सक्लूसिव राइट आपको गवर्नमेंट प्रदान करे, मतलब कि आपको जो कि आप फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दियर ओन असाइन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के लिए आपको गवर्नमेंट द्वारा ये वो दे दिया जाता है कि हाँ ये आपके द्वारा ही बनाया गया है, फर्स्ट इन्वेंटर आप ही हो। अब ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रांटिंग क्या है, पेटेंट को जो आपको जो इंडिविजुअल इंसेंटिव, उसका क्रिएटिव माइंड को थोड़ा फेम पाने के लिए, दिस इंसेंटिव इनकरेज इनोवेशन, जो इन्वेंटर है उसे इनकरेज करने के लिए इनोवेशन के प्रति। हु कैन अप्लाई, जो पर्सन जानता है कि ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर, हम कोई चीज इन्वेंट किया हमारे द्वारा है तो उसे हम बोलेंगे ये पेटेंटर है। अब वेयर आर द पेटेंटर ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, एक देखते हैं मुंबई में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन अधिकतर सिटी वहां पे होते हैं पेटेंट सेंटर। अब देखते हैं आगे। टर्म पेटेंट कितने 20 सालों के लिए होता है। और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, जैसे कुछ होते हैं कि जैसे हम बनाए लेकिन दूसरा कोई चोरी कर लिया विदाउट द ओनर कंसेंट, मतलब कि ओनर जो बनाया उसके बिना वो इच्छा के विरुद्ध जाके वो चीज कोई पब्लिश किया तो उसे हम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। अब इसके दो प्रकार है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब कौन सी एक्टिविटी जो हम इन्फ्रिजमेंट को छूट देती है, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड मतलब होता है छूट फ्रॉम इन्फ्रिजमेंट से, क्या गवर्नमेंट का यूज कर ले, रिसर्च की रिसर्च और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करा सकती है, और मेडिकल जो ड्रग है मेडिकल इंस्टीट्यूशन को मिल सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, और पेटेंट इन्वेंशन फॉरेन वेसल में मतलब यूज कर सकती है, और बोलर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करता है।
अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है जो ओनर के द्वारा ओनर को दिया जाता है एक्सक्लूसिव राइट कि आपने ये क्रिएटिव वर्क किया है, ये सब लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है ओनर को। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? कोई भी एक निगेटिव राइट, जैसे किसी ने आपका चोरी कर लिया, ओनर को पता ही नहीं चला कि हमारा कोई भी वर्क जैसे होता है विदाउट मतलब कि उसको छुपा के उसके वर्क को एक्सप्लॉइट कर दिया गया, मतलब पब्लिशली कर दिया गया ऑथराइज पर बिना ऑन द विदाउट हिज और ऑथराइज मतलब उसके कंसेंट के बिना, ये सब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है। अब इसमें क्या है, रेमेडीज क्या है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के? सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज है। अब ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द आरटीआई। आरटीआई कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? कि सभी सिटीजन को जो भी गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो जल्दी से जल्दी पब्लिश हो। ये सिटीजन का भी वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है कि वो जाके गवर्नमेंट से पूछे कि हमारे क्या राइट है क्या नहीं राइट है। कोई स्कीम ला रही है तो उसको जानने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू आरटीआई। अब आरटीआई के थ्रू आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं? आरटीआई कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट से डिस्क्लोज हो। अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है? किससे क्या ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। दिस आल्सो हेल्प इन करप्शन डिक्रीज करने में ये हेल्प करती है। बेटर बिल्ड इन्फॉर्म सिटीजन, सभी सिटीजन को इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पता चले। अब क्या है, आईटी एक्ट 2002 क्या है? आईटी एक्ट 2000 में लाया गया था क्योंकि साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ज्यादा वहां पे इलीगल हो रहे थे। और व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस किससे करते हैं? ई गवर्नेंस क्या है? आपका इंटीग्रेशन है किसका? आईसीटी, जो इसके पहले 2000 में लाया गया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, जिसमें क्या होता है कि इन चेंजिंग, जैसे उसमें साइबर क्राइम ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। आपका क्या नीड है? जनरल पब्लिक तक इजिली पहुंच पाए। जैसे इसमें क्या था, आईटी एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि साइबर क्राइम ये सब फैल रहा था। लेकिन ई गवर्नेंस लाने का क्या उसमें वो आपका गवर्नमेंट का क्या सोच है कि स्पीडी, मतलब तुरंत उसको जैसे इन्फॉर्मेशन सिटीजन तक ऑन द स्पॉट पहुंच जाए ई गवर्नेंस के थ्रू। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ई गवर्नेंस का? पहला डिलीवरी द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑन द स्पॉट। दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब कोई आपको ऑफिसर छुपा ना सके कि आपका जो राइट है वो छुपा सके। इंप्रूव द एफिशिएंसी विद इन गवर्नमेंट के अंदर खुद अपना अपना एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कि तुरंत हमारा और ये बिजनेस और इंडस्ट्री लेवल पर तक आसानी से पहुंचे। अब इसका एडवांटेज क्या है? स्पीड, सेविंग कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जैसे ये सेम पॉइंट ऊपर वाला ही लिखा है ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द डिसएडवांटेज क्या है? इलिटरेसी, हमारा जानते हैं अधिकतर फार्मर जो किसान है वो इलिटरेट है, इसलिए जान नहीं पाएंगे स्कीम के बारे में क्योंकि वो ऑनलाइन जुड़े नहीं है। हाई सेटअप कॉस्ट, इसका कॉस्ट जितना पहले फर्स्ट टाइम सेटअप थोड़ा ज्यादा लगता है। तीसरा साइबर क्राइम एंड लीकेज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या साइबर क्राइम इस पे हैक कर सकता है, गवर्नमेंट के स्कीम को जान सकता है। तो हम देखते हैं यूनिट नंबर 5, लास्ट यूनिट है। पहला सोल ट्रेडर प्रॉपर्टीशिप क्या होता है? सोल ट्रेडर क्या होता है? जैसे सिंपली कोई छोटा बिजनेस है जो कि इंडिविजुअल कोई सिंगल पर्सन के द्वारा रन कराया जाता है। इंटायर बिजनेस जैसे सिंगल पर्सन द्वारा जो भी बिजनेस रन कराया जाता है वो हमारा आता है इसमें आपका सोल ट्रेडरशिप में। इसके एडवांटेज क्या है? इजी स्टैब्लिशमेंट हो जाता है, ऑपरेशन केवल एक ही लेवल पर होता है और सिंगल बेनिफिट है, और टैक्स का भी उतना झंझट नहीं होता है, इसमें छोटे लेवल पर टैक्स लगता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लिएबिलिटी, अगर कुछ नुकसान हुआ तो सिंगल पर्सन को ही करना होगा। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फंड, अगर बैंक से लोन भी लेना है तो बहुत ही मुश्किल होता है। टैक्सेस में बिहार, ये कोई ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। नो बिजनेस रेट, कोई भी इसका राइट ऑफ, कोई भी इसका लीगल प्रूफ नहीं है। और व्हाट इज द टर्म पार्टनरशिप किसमें करते हैं? अगर दो या दो से अधिक पीपल इसमें क्या होते हैं कि कोऑपरेट करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या कुछ भी बनाते हैं तो उसके हम उसमें जिसमें शेयर प्रॉफिट करें, लिएबिलिटी, ओनरशिप हो, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कई प्रकार के हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनरशिप होते हैं, डोरमेंट होते हैं, सीक्रेट, नॉमिनल पार्टनर बाय इस्टोपेल। इस्टोपेल मतलब ये होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्रेट लेवल पे होता है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं जैसे कुछ समय के लिए थे, जैसे कि वो ओनरशिप एक्चुअल में है नहीं लेकिन वो समझते हैं अपने आप को क्या ओनरशिप, ये हम कर सकते हैं पार्टनर बाय स्टोपेल। अब इसके एडवांटेज क्या है? स्टार्ट करने में इजी होगा क्योंकि सभी लोग का डिसीजन जैसे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फास्ट है। कुछ भी जैसे आप इजी टू स्टार्ट में क्या होगा, अगर कोई फंडिंग का कमी पड़ रहा है तो सभी लोग मिलकर दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग फास्ट है, सभी का राय ले सकते हैं, ये सब इसमें आता है। और इजी रेज फंड को इजी रेज होता है, सेंस ऑफ ओनरशिप सभी का अपने। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें कोऑपरेटिव जो नेचर के नहीं है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, डिस्ट्रस्ट अमंग द जनरल पब्लिक, यही सब आएगा इसमें आपका। और कंपनी रूल एक्ट 2013 में क्या है?
कंपनी रूल कोई भी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए 2013 में पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास हुआ था, जो कि कंपनी एक्ट 2013 है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एसोसिएशन ऑफ कंपनी एक प्रकार का चार्टर एक्ट होता है जो कंपनी द्वारा लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या हमारा स्कोप है, क्या हमारा जैसे होता है ना स्कोप ऑफ द पावर ऑफ कंपनी, मतलब क्या हमारा जैसे हमारा इस कंपनी को बिल्डअप करने के लिए क्या स्कोप है, क्या इसके अंदर कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे सिटीजन को, मतलब जैसे एक चार्टर तरीके का है कि उस इंडस्ट्री को परफॉर्म करने के लिए कोई भी उसके रूल और रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो एमओए में आता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे एमओए अगर पास करवाना है तो पहले नेम और क्लास होना चाहिए, वो रजिस्टर ऑफिस पे, उसके बाद होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिएबिलिटी उसकी ओनरशिप है, उसका कितना इन्वेस्टमेंट होता है, टर्नओवर होता है, कैपिटल क्लॉजेस, एसोसिएशन क्लॉजेस, इन सभी से रिलेटेड होता है। लास्ट में समरी एक रिपोर्ट होता है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये क्या होता है? एक पर्पज होता है कि कंपनी का पर्पज क्या है, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या ऑपरेट करने ऑपरेटिंग क्या इसके स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइडेड होता है और उसका पर्पज होता है कंपनी बिहाइंड इट। अब इसको करने के लिए पहला कंपनी का नेम होना चाहिए, उसका पर्पज होना चाहिए, कितना शेयर कैपिटल है उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी का नेम क्या है, उसके बिहाइंड का पर्पज क्या है, शेयर होल्डर मीटिंग रेगुलर जैसे देखते हैं वो एनुअल मीटिंग, 1 मिनट मीटिंग, ये सब चलता रहता है इसमें। अब व्हाट डू यू मीन टर्म अंडरस्टैंड बाय द प्रोस्पेक्टस? अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कोई भी जैसे इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट एक प्रकार का होता है जो कि पब्लिकली ऑफर होता है किसके, मतलब कि जैसे आपको कोई भी पब्लिकली ऑफर आता है वो भी रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट इन्वेंटिंग, तो उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब देखिए प्रोस्पेक्टस के टाइप होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, एवरेज, डीम, सेल्फ, रेड हेरिंग। अब क्या है, टर्म शेयर से क्या समझते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट जैसे देखते हैं कि अपना फाइनेंशियली उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर द कैपिटल ऑफ कंपनी, तो उसे बोलते हैं शेयर। अब ये चाहे कितने प्रकार के शेयर होते हैं? 2 प्रकार के शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें इक्विटी में क्या होता है, वोटिंग के द्वारा होते हैं, और एक डिफरेंशियल मतलब कि राइट टू वोटिंग, जैसे एक सिमिलरली एक पर्टिकुलर पर्सन को बनाया जाता है या तो वोटिंग से होता है। अब डायरेक्टर किसे कहते हैं? डायरेक्टर क्या कोई भी पर्सन होता है जो अपॉइंट करता है कि उसकी ड्यूटीज और परफॉर्मेंस या जैसे कोई भी उसका फंक्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए हम डायरेक्टर लाते हैं। और ये डायरेक्टर टर्म हमारे कंपनी एक्ट जो 2013 में उसमें भी डिफाइन किया गया था। अब डायरेक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेजिडेंशियल डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर, वुमेन डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डिफरेंट होते हैं। अब लास्ट को ये देखते हैं क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एजीएम? एजीएम मतलब एनुअल जनरल, जो कि एक साल में एक बार मीटिंग हो, 18 महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग होना जरूरी होता है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में डिस्क्राइब है टर्म एजीएम, उसे बोलते हैं एजीएम। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर जो इवेल्युएट करे आपका, कि जैसे कोई भी जो कि एक कॉमर्शियल लेवल पे कोई पर्सन होता है जो इवेल्युएट करे कि आपका कैटेगरी प्रॉफिट में जा रहा है, कंपनी की लॉसेज में जा रहा है, परफॉर्म एंड ऑडिट परफॉर्म करता है। और ऑडिटर का परफॉर्म यही होता है कि जैसे कि कंपनी का इवेल्युएट, यहाँ पे लिखा हो ना, इवेल्युएटिंग द वैलिडिटी एंड रिएबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सभी चीजें उसे इवेल्युएट करता है, देखता है ओवरऑल ईयर में परफॉर्मेंस क्या है। एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब जो बाहर से बुलाया गया, इंटरनल उसी में से खुद को चूज किया गया है एम्प्लॉयमेंट द्वारा ही। अब वाइंडिंग अप क्या होता है? जब कंपनी इंडअप होती है, ब्रॉड टू इंडअप, तो उसे बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ई गवर्नेंस क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होते हैं, किसके सिंप्लीफाइड 2 टर्म का, आईसीटी, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसके अंडर आता है? एमआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आता है आपका। अभी 4 टाइप के ई गवर्नेंस है, पहला गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये सब है। अब एलियनेशन एक कार्ल मार्क्स का टर्म है जिसका मतलब है अलगाव, मतलब किसी चीज से आपको डिह्यूमिनेट किया गया, यहाँ मतलब कि जैसे आपको आइसोलेट कर दिया गया, डिसइंटेंटिंग कर दिया गया, मतलब कि उस किसी आप पार्टिकुलर आपका आपने बनाया लेकिन उससे क्या हुआ, आपको दूर कर दिया गया, इसका मतलब होता है एलियनेशन। अब सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन मतलब किसी ग्रुप में से आप अपने हट गए, ग्रुप में से हटे तो ठीक है, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी से भी आप रिमूव हट गए, तो उसका मतलब क्या होता है? सक्सेशन। तो हमारा ये 5 यूनिट का 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल लाइक कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद।